एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल मर्थ मैथ पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये चैनल यूनिक चैनल है, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के गणित विषय की संपूर्ण तैयारी होती है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड पर मैथ की पूरी पढ़ाई होती है, संपूर्ण कोर्स कराया जाता है और इस प्रकार कराया जाता है, इस प्रकार सिखाया जाता है कि आप जब एक बार सीख जाते हो तो किसी भी प्रकाशन का जब बुक उठाओगे तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। जब आप उसे सीख जाते हो ना तो वह चीज बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पहले सीखना सीखो। जब सीख जाओगे ना तो कोई भी प्रकाशन का बुक उठाओ, आप उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे, ये मेरा दावा है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, सबका पैटर्न सीबीएसई ही होता है, सॉरी एनसीईआरटी होता है और एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यह चैनल पे सभी कंपटीशन की तैयारी, जैसे बैंक, एसएससी और रेलवे की भी तैयारी होती है, तो यहाँ इस चैनल पे आप बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के मैथ और रीजनिंग की संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो उन विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें, अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ, मतलब लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आपसे बड़े हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप इस चैनल पे आसानी से मैथ कैसे सीखते हो, तो आसानी से मैथ इसलिए सीखते हो क्योंकि मैं आपको आसान शब्दों में बहुत ही इजीली सिखाते हैं। आपको अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको तो पता ही होगा कि आप मैथ कितनी इजीली सीखते हो। लोग हार्ड बना के रखते हैं, लोग हवा बना के रखते हैं, ये भारी है, भारी भारी कुछ नहीं होता है। आप हमारे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी इजीली मैं आपको सिखाता हूं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यदि आप नया देख रहे हैं वीडियो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि अभी लाइक कर दीजिए, पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में जाकर यदि अच्छा लग जाए उसके बाद आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगता है तो आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप डिसलाइक कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो आते हैं आज के इस टॉपिक में। तो आज का क्लास 9 का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि सबसे पहले यदि आप हमारे पुराने मतलब देख रहे हैं, पुराने पहले से देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मैंने एक वीडियो और बनाया है जो 9th और 10th दोनों का है, कंबाइंड वीडियो है। और उसमें मैं क्या किया हूं कि बेसिकली मतलब बेसिक जानकारी दिया हूं, केवल इसी चैप्टर का एक वीडियो बनाया हूं जो बेसिक है, जो 9th और 10th दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप जाकर पहले वीडियो देख लेंगे, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां जाकर आप क्लास 9th या 10th में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले वीडियो को आप खोजेंगे, जो बेसिक मैंने पढ़ाया, आप उसे पहले सीख लेंगे आसानी से, फिर उसके बाद हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा विद्यार्थी की समझ के अनुसार, मतलब एक विद्यार्थी की तरह आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं आज के इस टॉपिक में। तो टॉपिक है एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर 4 का, क्लास 9 का चैप्टर 4 का 4.1। तो 4.1 में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी हमको लेनी है। तो बेसिक जानकारी तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। चलिए, आप बाद में जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिएगा, आप उसको समझिएगा जो बेसिक है। ऐसे मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, यदि आप नए हैं तो आपको मैं समझा देता हूं और आप पुराने हैं तो आपको तो आप प्लेलिस्ट में देखे होंगे या पिछला वीडियो देखे होंगे बेसिक वाला। तो आइए सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात समझिए, हम एक बात आपको बताए हुए थे क्या कि ये हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, ये बात आपको पता है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, ये आपको पता है। दूसरी बात कि यह क्या होता है, वर्टिकली होता है, यह वर्टिकली होता है, ये बात आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स। दूसरी बात कि यह जो होता है ये y होता है और नीचे y डैश लेते हैं, यह पूरा लाइन जो हुआ ये y एक्सिस कहा जाता है, जबकि यह लाइन इधर x ले लेते हैं और इधर x डैश ले लेते हैं तो यह x एक्सिस कहा जाता है और यह ओरिजिन होता है, मतलब मूल बिंदु होता है फ्रेंड्स। ये बात आपको समझ में आता होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये पूरा लाइन जो है ना, ये x एक्सिस होता है, यानी x अक्ष होता है।
फ्रेंड्स मैंने कुछ कमेंट देखा है, तो उसमें हमारे कुछ विद्यार्थी थे बिहार बोर्ड के, उन्होंने बताया कि सर आप एक दिन सर हिंदी मीडियम में आप क्वेश्चन को लिखकर समझाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर कि आप मतलब आप वीडियो को देखिए आराम से। आप मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, मेरा समझाने का तरीका तो मैं सिंपली समझाता हूं जो आप आसानी से सीख जाते हो। ऐसे मैंने आपका रिक्वेस्ट का आज मैंने काम किया है, मैंने आज हिंदी में ही आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखिए समझिए। तो फ्रेंड्स ये टोटल y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ, ठीक है, ये बात आप समझ गए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये x एक्सिस है और y एक्सिस यानी x अक्ष, ये y अक्ष बोलते हैं इसको, ये बात हो गया। फ्रेंड्स ये मूल बिंदु से जब आप इधर जाते हो ना तो प्लस में आता है, मतलब प्लस प्लस, और ऊपर जाते हो तो प्लस, और इधर आओगे तो माइनस, नीचे गिरोगे तो माइनस। बात समझिएगा फ्रेंड, ये बात है। तो ये बात आप समझ लिए, लेकिन है ये टोटल x एक्सिस और ये टोटल है y एक्सिस, लेकिन थोड़ा सा प्लस वाली बात हो जाती है। तो इधर जो भी लिखाएंगे ना प्लस में, चलिए हम कुछ देर के लिए लिख देते हैं, 1 यहां लिख देते हैं। चलिए इस प्रकार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझेंगे ध्यान से, पूरा वीडियो देखिएगा, भागिएगा नहीं, सीखना है भाई तब। ऐसे तो लोग देखते आगे मैं भागता है, लेकिन ये सीखने की चीज ना, सीखोगे कैसे आप। चलिए ये प्लस में होता है, चलिए इसको 1 मान लिए, 2, ये इसको 3, इसको 4, ये 5, चलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। नीचे माइनस में होता है तो इसको हम मान लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ये -1, -2, -3, -4। फ्रेंड्स आपको पता है कि इस अक्ष का, इस अक्ष में मतलब इस क्वाड्रेंट में, सॉरी इस क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। अब ये बात सुनिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फ्रेंड्स एक और बात देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पढ़ाए हुए हैं आपको क्या, कि यहाँ x होता है और यहाँ y होता है। इस x को एब्सिसा कहा जाता है, जबकि इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो पहले x ही होता है, पहले एब्सिसा लिखाता है, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखाता है। इस बात को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पढ़ाए हुए हैं उसका आप उसमें देख समझे होंगे फ्रेंड। दूसरी बात, अब ये मत समझिए कि साहब आप पढ़ा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों इन कर रहे हैं। तो भाई क्यों इन कर रहे हैं, यही तो मेरी चैनल की सबसे बड़ी खासियत है कि हम आपको न मतलब हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं भी जानते होंगे ना मैथ में, तो आप बहुत जल्दी यहाँ सीख जाओगे। तो यहाँ जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही थोड़ी कि मैं फालतू बता रहा हूँ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो जान लीजिए, थोड़ा देर क्या लगा हुआ, सीखना है ना भाई, तो सीखिए। इस प्रकार आप समझ लिए। दूसरी बात आप समझ लीजिए, हाँ इसमें प्लस प्लस होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। क्यों प्लस होता है, क्योंकि पहले x होगा, तब इसमें देखिए इस वाला में x प्लस में है कि नहीं, और यहाँ देखिए y प्लस में है, यानी ये प्लस प्लस में होता है। दूसरी बात इसमें आइए तो पहले x लिखाता है, पहले ही बताया कि पहले एब्सिसा लिखाता है, तो देखिए ये माइनस में आ गया ना, ये माइनस होता है और y क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। ये बात समझे। दूसरी बात आई, इसमें आइए तो इसमें देखिए x माइनस में होगा और y भी माइनस में, यानी दोनों माइनस में होगा। यहाँ देखिए पहले x लिखाएगा क्योंकि x वाला है, तो पहले एक प्लस और y क्या चीज में, माइनस। इस प्रकार आप समझे होंगे फ्रेंड। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। चलिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें बता दिए अगर नहीं जानते तो चलिए आप सीख लिया, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझ, ये इतना अगर समझ लिए ना भाई, तो आपका 50% से ज्यादा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ही समाप्त हो गया, अगर समझ लिए तो। चलिए यहां तो हम समझा दिए इसके बारे में। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, आपको अब समझ में आएगा कि काहे ऐसा लिखे। चलिए ये बात हम लोग समझ लिए। इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, और पहले एब्सिसा तो अब होता है ऑर्डिनेट। ये बात समझ लीजिए, पहले x तो y। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बनाया सर, तो आप ध्यान से सुनो। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने अभी एक्सरसाइज में पहले कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट जानिए। यहां बात क्या है डियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का बात है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें दो वेरिएबल का चर्चा होगा, मतलब दो वेरिएबल x और y का चर्चा होगा। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। जीरो से मैंने पढ़ाया है मैथ, चाहे वो 9th हो और चाहे वो 10th हो। तो बात को समझिएगा,
वेरिएबल उसको कहा जाता है जो भी मतलब अल्फाबेटिकल वर्ड होता है, ए बी सी डी सबको वेरिएबल कहा, जिसको हिंदी में चर कहा जाता है। दूसरी बात नॉन वेरिएबल, तो नॉन वेरिएबल को अचर कहा जाता है। नॉन वेरिएबल होता है क्या है भाई, इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो जो भी काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5, इसको नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट हम कह सकते हैं। तो यह दो वेरिएबल का चर्चा होगा और वही दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने की पूरी कहानी है इस चैप्टर की, मतलब पूरा कहानी यही है। इसमें आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पिता पुत्र, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। बुक मतलब बुक पेन से रिलेटेड, मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इसी से मिलता है। तो इसलिए मैं आपको इजीली समझाता हूं कि आप यहां सीख जाओगे ना, तब तो आपका कंपटीशन भी इसी से आसान हो जाएगा। अरे भाई कंपटीशन का बेस क्या होता है जानते हो, उसका सिलेबस क्या होता है? उसका सिलेबस यही होता है, अंडर 10th ही होता है। बात समझिएगा। तो फ्रेंड्स बात को समझिए। तो पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल का बात होता है और दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना ही आपका सबसे मेन मकसद होता है। और दो इक्वेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि x प्लस, देखिए आपको समझाने के लिए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक इक्वेशन हो गया कि ना। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी ले लिए तो दो वेरिएबल है x y बराबर 2, यानी एक इक्वेशन हुआ। दूसरी बात कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, इसमें भी दो वेरिएबल है। तो ये दो वेरिएबल वाला दो इक्वेशन होगा, मतलब जोड़ा होगा, युग्म होगा। तो ये बात हुआ मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। दोस्तों दूसरी बात की बात को समझिएगा, कभी भी याद रखिए, याद करने वाला कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बात को समझिएगा, मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये बात टू वेरिएबल का मेनी सॉल्यूशन होगा। ये आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो याद रखिएगा, मेनी सॉल्यूशन होता है किसका? दो चर वाला रैखिक समीकरण का। क्लियर हो गया बात? अनेक हल होते हैं, हिंदी में अनेक हल होते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात कि दो चरों वाले प्रत्येक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, मैं कुछ देर के बाद हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप समझोगे आसानी से बाद में। तो पहले समझिए, दो चरों वाले, पहला पॉइंट समझ लीजिए। दूसरी पॉइंट, दो चरों वाले प्रत्येक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। आप कोई भी लीजिए, जैसे ये ग्राफ ले, इसका ले लीजिए, वो समीकरण है नहीं, इसका जब ग्राफ बनाइएगा ना एक इक्वेशन का, तो वह क्या होगा? एक रेखा होगा सीधे, एक सीधी रेखा होगा। दूसरा का भी बनाइएगा ना, अलग अलग बनाइएगा तो सीधी रेखा होगा। बात समझिएगा, मतलब दो चर वाले प्रत्येक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। दूसरी बात कि x बराबर यदि 0 हो, x बराबर अगर वैल्यू 0 हो तो कहा जाता है कि वो कैसा समीकरण है, कैसा इक्वेशन है? तो y एक्सिस का इक्वेशन है। बात समझिए, यानी y अक्ष का समीकरण है। बात समझिएगा, जब x इक्वल टू 0 वह समीकरण क्या है? तो वह समीकरण y एक्सिस का है, यानी y अक्ष का वह समीकरण है। जब y 0 हो जाए, तो y जब 0 हो जाए तो वह x अक्ष का इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन है, समीकरण है। बात को समझ में आया? आप खुद सोचिए कि अगर देखिए ये पूरा x से है, तो x 0 का मतलब कि है ना 0 होगा, तो y, तो ये 0 होगा तो ये यही रहेगा, और y तो कहीं से हो सकता है ना, इसलिए y का y समीकरण होता है, ये y अक्ष का समीकरण हो जाता है जब x क्या हो? जब x 0 हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक बात है कि x बराबर a का ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। यानी x बराबर a का ग्राफ, यानी x का कोई वैल्यू जब होगा ना, तो वह जो होगा वह क्या होगा? ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा। यानी x का वैल्यू मान लीजिए कि 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसका ग्राफ जब बनाइएगा ना तो ऐसा ही ना होगा। देखिए मान लीजिए कि 3 एगो ले लीजिए, x का वैल्यू 3 ले लिए, तो 3 ले लिए तो इसका ग्राफ ऐसा ही ना होगा। तो किसका समानांतर है? y अक्ष के ना समानांतर है। बात समझिएगा। दूसरी बात कि y बराबर हाँ और y बराबर a हो तो वह किसका? y बराबर a है, मान लीजिए कि y बराबर a, तो y बराबर a, तो ये मान लीजिए कि 2 ले लीजिए यहाँ, तो इस किसके समानांतर हो गया? ये देखिए ये x के समांतर हो गया। यानी x का जब वैल्यू दिया हुआ हो तो वह ग्राफ जो बनेगा y अक्ष के समानांतर बनेगा, और y का वैल्यू जब दिया हुआ हो तो x अक्ष के समानांतर बनेगा। समानांतर समझते हैं? पैरेलल। जैसे देखिए x का वैल्यू 3 है तो ऐसे खिंचाएगा ही, तो y अक्ष के ना समानांतर है। y का वैल्यू अगर 2 लीजिएगा तो ये x अक्ष के ना समानांतर है। बात समझ में आ रही होगी आपको? दूसरी बात नहीं, सॉरी, अब चौथी पांचवी बात, 1 2 3 4 5 छठी बात अब सुनिए अब कि y बराबर mx, यानी y बराबर mx। ठीक है, तो y बराबर mx यानी m की जगह पर, जैसे देखिए y बराबर mx,
एम के जगह पर कोई वैल्यू हो सकता है, तो y बराबर एम एक्स जो होगा वह क्या होगा कि के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। यानी x का वैल्यू जब y मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो और m का वैल्यू लेकर उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस प्रकार का समीकरण वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। यदि 7वीं बात कि y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, जब यही हो जाए y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाए तो यह मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, और जब y बराबर केवल एम एक्स हो तो यह मूल बिंदु से होकर जाएगा, और जब y बराबर एम एक्स प्लस सी हो तो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बेसिक बात, ये पॉइंट वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आसानी से अब मैथ सीखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। बस कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन बना को छोड़ देना है, बस केवल समीकरण बनाना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो देखिए बात यहाँ क्या क्या की हो रही है वही बात को समझिए। क्या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको मानना होगा, तो मानते हैं। बात है कलम की और किताब की बात है, कलम की और एक नोटबुक यानी किताब की बात है। तो देखिए मान लेंगे हम लोग। देखिए मानने का भी तरीका होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यही से काम नहीं चलेगा, आपको आगे भी तो सीखना है और भी प्रकाशन का तो बुक आपको बनाना है। तो आसानी से कैसे बनाओगे आप समझो पहले। देखिए मानने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। बात को समझिएगा, यानी नोटबुक की जो कीमत है ना वह क्या है, कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। बात को समझिएगा, यानी यहां बात क्या हो रहा है, कलम के और नोटबुक यानी किताब की बात हो रहा है। तो सबसे पहला काम कीजिएगा भाई कि आप मान लीजिएगा। तो देखिए माना कि नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर x। मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है, मान लीजिए कि वो किताब की दाम, एक नोट लिख दीजिए ना भाई, एक नोटबुक की कीमत, यानी कि माना कि ये किताब की कीमत बराबर x। तो लेट्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज x इक्वल टू x। तो बुक का कीमत को x मान लिए। दूसरी बात है कलम का, तो एक कलम लिखिए, हम लिख देते एक कलम। उसी प्रकार इसको भी मान लेंगे, इसको y मान लिए, इसको भी मान सकते हैं। लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल टू y, इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई हम सब बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी सब बोलते हैं, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, भाई वो सीख जाए, वो सीख लेगा ना, सबसे मेरी बड़ी खुशी यही होगी, इसी में हमारी खुशी है। भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से जो मुझे बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और मनोबल मेरा बढ़ता है। तो इसी प्रकार आप हमेशा सजेशन देते रहेंगे, कॉमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कैसा लगा, आप लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए, तो माना कि एक नोटबुक की कीमत x है तथा एक कलम की कीमत y है, ये मान लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एकदम जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, यही होता है, चाहे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो जाए, आप पहले मान लीजिएगा एक कि जो जिसकी चर्चा होगी उसको आप लेट कर लेना है। उसके बाद आसान भाषा में आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। किताब में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा है, उस पर ध्यान नहीं देना है भाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पे आ जाइएगा, लिख दीजिएगा। जब ऐसा हो तो ऐसा लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्न के बात को सुनिए कि वह कहना क्या चाहता है। तो वह कहना चाहता है कि एक नोटबुक की कीमत जो है, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो भाई मेरे याद रखिए, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2, तो नोटबुक कौन है, x से ना है भाई, तो x लिख देंगे। तो एक नोटबुक है x, तो यह ना x है, क्या है, एक नोटबुक की कीमत है, क्या है माने बराबर है, क्या है, तो कलम की, तो कलम से 2 गुनी है, तो 2 गुनी यानी 2 गुना y, यही ना हो जाएगा। 2 गुनी है यानी 2 से गुना कर दिए,
बस हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर में उधर 2y है तो इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 0। तो इस प्रकार हम इसको रैखिक समीकरण युग में हम दो चरवार रैखिक समीकरण मतलब समीकरण के रूप में ढाल दिए। बस यही काम है फ्रेंड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप क्या करिएगा कि आप देखिएगा कि आंसर मतलब बनाने के बाद आंसर देखते हैं आप लोग, तो वहां देखते होंगे कि क्या y इधर है x उधर है, तो भाई ये सब बात नहीं होता, आप मानने के ऊपर है। ये भी तो हो सकता है कि हम किताबें को हम x मान ले, सॉरी y मान ले और कॉलम को x मान ले, तो ये बात हो सकता है कि आप वो तो आप मानने के ऊपर है कि आप पेन को x मानो चाहे कलम के माने x मानो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर आप आंसर पर डिपेंड कैसे हो जाते हो? हाँ, वहां जाकर आप देख सकते हो कि वैल्यू सेम है ना, बस यही। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप सीखो ऐसा कि जो आपको कोई फंसा भी ना पाए, वो आंसर भी आपको ना फंसा पाए, नहीं तो आप नहीं समझोगे अच्छा से तो फिर जाओगे तो आंसर में जाकर फंस जाओगे। तो भाई ये इजी है, तो इसको इजी मत समझना है। इस प्रकार का धीरे धीरे जब बढ़िएगा ना आगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा। ये 10th में भी जाकर पढ़ना, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। और ये बोर्ड के एग्जाम में जानते हैं फ्रेंड्स, ये बोर्ड के एग्जाम में फ्रेंड्स डियर ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात को समझ, यही क्वेश्चन नहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और उसे आसानी से सॉल्व करके हम लोग 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे, बने रहिएगा इस चैनल पे, सब कुछ सीखेंगे इसमें। तो हो गया खत्म, कहानी खत्म हो गया इसका, केवल समीकरण कहा था निकालने के लिए, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। बहुत आसान है, आप सीख जाओगे तुरंत। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये दिया हुआ है, किस रूप में लिखना है, किस रूप में, तो इस रूप में ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में पहले समीकरण को कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले ऐसा करना है, उसके बाद आपको ए बी सी बता। नहीं समझे? इक्वेशन को देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो पहले इस फॉर्म में कीजिए, इस रूप में कीजिए, उसके बाद आप ए बी सी बताइए। बहुत लोग क्या होता है देखता नहीं है, डायरेक्ट ए बी सी कहता है का कि एक्स के जो बगल में है वो ए, वाई के बगल में जो है बी और सी, यानी जेकरा पास एको अल्फाबेटिकल वर्ड ना हो वो सी। तो यहाँ आपका सोच तो सही है, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं भाई। मेन जो इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, यानी इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझिएगा, पूरी तरह से समझिए बात को, यानी इक्वल टू 0 होना चाहिए, उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझिए। तो ये बात समझ लिए, और आपका सोच भी सही है कि x का कोफिशिएंट a होता है और y का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म मतलब नॉन वेरिएबल जो होता है वो c होता है। क्लियर फ्रेंड्स? 0 का मतलब नहीं, 0 मत देखिए, इक्वल टू 0 होना ही है, नहीं है तो इक्वल टू 0 करना है। बात सुनिए, समझिएगा। आइए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 पर रेकरिंग है। तो चलिए यार, रेकरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में रेकरिंग पढ़ा जाता है, तो हड़बड़ाइए नहीं यार। रेकरिंग सिर्फ नाम के लिए दिया है, काम के लिए नहीं दिया है। 9th क्लास में तो आप रेकरिंग पढ़े होंगे, पीछे 9th का पढ़ रहे हो भाई, तो रेकरिंग तो पढ़ के आए होगे ना, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। और क्या, तो सबसे पहले उस फॉर्म में हम करते हैं। अब बताइए कि तो उधर 0 होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। अब उधर है तो इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस 9.35 एकरा पर रेकरिंग दे दीजिए, बराबर क्या होगा 0, है कि नहीं बात? बराबर 0 कर देना, जो भी उधर है उधर खींच के लाइए, इधर उधर 0 कर देना, हो गया बात खत्म। जब समझ गए तो यहां आइए, x के बगल में क्या है 2, यानी a का वैल्यू 2, यानी देखिए x का कोफिशिएंट a था तो x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो a का वैल्यू 2। चलिए b का वैल्यू क्या है इसमें, तो y का कोफिशिएंट b होता है ना भाई, तो 3 हो गया। चलिए ये काम हो गया। कांस्टेंट देखिए, माइनस प्लस ध्यान रखिएगा, माइनस लगा हुआ है, यानी c जो है वह माइनस 9.35 एकरा पर रेकरिंग है। बस यही काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। नहीं समझे तो यहां समझिए, देखिए, या तो देखिए फिर पहले बात समझ लीजिए, या तो इसको आप इसके नीचे 1 मानकर इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले हम दोनों तरीका से आपको समझा देते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो,
कि x का कोफिशिएंट पहले a जानना है आपका, ये तो बराबर 0 है ही, ये तो इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर 0 है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात है, हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सुनिए। एक का वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1। b का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए y को तो छोड़ देना है भाई, तो y को छोड़ दिए तो क्या आ गया 1/5, ये ना होगा -1/5। और c का वैल्यू क्या होगा, तो -10 हो जाएगा। लेकिन यह एक तरीका तो हुआ आपका। दूसरा बात सुन लीजिए, इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इस सबका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 5 हो गया। चलिए हम इसको अच्छा से इधर कर देते हैं, x माइनस y/5 इक्वल -10 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, सबका एलसीएम निकालेंगे। देखिए जिस एकरा बाटा में तो 5 था, एकरा बाटा में कुछ नहीं था, तो 1 मान लिए, मान सकते हैं भाई। तो सबका एलसीएम लेंगे 5, तो 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, फिर वही काम कर देंगे, भिन्न का जोड़ है, कुछ भी नहीं है, घटाव है। 5 में 1 से करेंगे 5 आएगा, उससे गुना करेंगे 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। बात समझिएगा, यानी 5x माइनस वाई माइनस 50, आई बाटा में जो होता है उसका गुना किससे हो जाता है, 0 से, यानी खत्म हो गया 0। इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये बराबर 5, y बराबर माइनस y का कोएफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, और c का वैल्यू -50 भी तो कह सकते हैं। लेकिन छोड़िए, ऐसा न करना है। ज्यादातर क्या होता है कि जो दिया हुआ रहे ना डायरेक्ट वही लिख दिया जाता है, तो यही आपका आंसर है फ्रेंड। परेशान मत होइएगा, ये मतलब आपको समझने के लिए बात एक ही है, इस ये लो चाहिए बात एक है, समझ गए। तो ज्यादातर ऐसे ही होगा। चलिए ये बात आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात आइए, इसको देखिए, अब फिर उल्टा लिखा हुआ है तो इसको सीधा करिए। पहले बराबर 6 इधर आएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, बात हो गया खत्म, यानी उधर 0 कर देना है। अब क्या करेंगे, ए मांग रहा है, देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, आप नीचे करिएगा, बढ़िया से थोड़ा करोगे भाई। स्टैंडर्ड तो लिख सकते हो, लिखने का तरीका तो आप खुद ही जानते हो, बेस्ट से बेस्ट लिख सकते हो, नीचे लिख देना। चलिए x का कोफिशिएंट a होता है, यानी a का वैल्यू क्या है, -2 है। चलिए b का वैल्यू क्या है, तो y के कोफिशिएंट 3 है, और c क्या है भाई, तो कांस्टेंट -6, बात खत्म। आइए यहाँ इसको देखिए, अब यह गड़बड़ है तो लिखिए इसको सही, उधर 3y इधर खींचिए, -3y इक्वल टू 0 हो गया। चलिए बात, इसमें एक a पूछ रहा है, तो x का कोफिशिएंट a होता है, तो x का कोफिशिएंट या कुछ नहीं है, यानी 1 है। दूसरी बात b का, तो b यानी y का कोफिशिएंट b होता है, यानी y के कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो -3 हो गया। c पूछ रहा है, तो इसमें c है ही नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म, नॉन वेरिएबल है ही नहीं, तो सीधे नहीं है, मैं तो छोड़ना थोड़े। अरे ना का मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पैसा है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 0 पैसा है, बात एक ही है, यानी नहीं है तो c बराबर 0 हो गया, बात खत्म। फिर आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 2x उधर -5y इधर आएगा तो +5y हो गया, उधर क्या बचेगा 0। चलिए इसका हम लोग बताएं, तो a का कोफिशिएंट क्या है 2, मैंने x का कोफिशिएंट a होता है, तो a का वैल्यू 2 हुआ, और y का b पूछ रहा है, तो b क्या होता है, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट 5, c क्या होता है कांस्टेंट, तो इसमें है ही नहीं, तो है ही नहीं तो छोड़ नहीं देना है। कितना लोग छोड़ देता है कि है ही नहीं तो क्या लिखें, अरे नहीं है मतलब नहीं है, मतलब है 0 है। चलिए ये हो गया आपका समाप्त। तो इस प्रकार से आप आसानी से मैथ इस एक्सरसाइज को आप आसानी से बना लीजिएगा घर पे, अच्छा आसानी से सीखिएगा। ये चैप्टर आपका, यह एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर नहीं, चैप्टर तो भी बहुत लंबा चौड़ा है, यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया, 4.1 आपका समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो जाकर नीचे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।